अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 7वां एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। जिहान और माहिन गाड़ी में बैठ चुके थे। जिहान ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल आया। माहौल में हल्की हल्की खनकी थी, शायद रात की हवा अभी तक बरकरार थी। अंदर खामोशी का राज था, बस गाड़ी के हल्के हल्के चलने की आवाज़ माहौल में गूंज रही थी। कुछ देर बाद जिहान ने रुख माहिन की तरफ किया और संजीदगी से बोला, वैसे शुक्रिया, बर वक्त बचा लिया तुमने, नहीं तो हन्नान भाई के हाथों मेरा जनाजा पक्का था। माहिन ने मुस्कुराते हुए शीशे से बाहर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी वजह से आए थे, तुम्हें बचाना भी मेरा फर्ज था। गाड़ी में फिर खामोशी छा गई। जिहान का ध्यान सड़क पर था, जबकि माहिन खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। कुछ लम्हे बाद वो बोली, एक बात पूछूं? जिहान ने एक नज़र उस पर डाली और बोला, हाँ पूछो। माहिन ने गहरी सांस ली और पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? जिहान ने एक लम्हे को चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर बड़े ही जज्बाती लहजे में बोला, मैं भी मर जाऊंगा। माहिन के चेहरे पर खुशी की चमक उभरी। वो खुशगवार हैरत से बोली, सच? मोहब्बत में? जिहान ने एक लम्हे के लिए संजीदा होकर उसकी तरफ देखा, फिर अचानक मुस्कुरा कर बोला, नहीं, खुशी में। माहिन की खुशी एक सेकंड में हवा हो गई थी। उसने गुस्से से जिहान को घूरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जिहान ने हंसते हुए कहा, क्या करें, जबान काबू में नहीं रहती। माहिन ने तब कर रुख मोड़ लिया, मगर फिर एक लम्हे बाद फिर बोली, और अगर मैं छत से कूद जाऊं तो? जिहान ने बगैर सोचे कहा, तो तुम्हारे जनाजे में शिरकत। ये सुनकर माहिन गुस्से से जोर से उसके साने पर थप्पड़ मारती रही। बदतमीजी मत करो, जिहान कहकर लगा कर हंसा। अरे तुम ही पूछ रही हो और जवाब भी तुम्हें पसंद का चाहिए। माहिन ने नाक चढ़ाई, तुम लड़के हम लड़कियों के बगैर कुछ भी नहीं हो। जिहान ने दिलचस्पी से आबरू उठाए। अच्छा, वो कैसे? माहिन ने हाथ बांध कर कहा, फर्ज करो अगर हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? जिहान ने फौरन जवाब दिया, कहाँ जाते नहीं, कहाँ से आते। माहिन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर लाजवाब होकर बैठ गई। जिहान ने फखरिया अंदाज में गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी आ गई। जिहान ने माहिन के डिपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोकी। माहिन ने दरवाज़ा खोलने से पहले एक नज़र जिहान पर डाली और बोली, सुनो। जिहान ने लापरवाही से कहा, सुनाओ। माहिन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अगर कुछ मांगो तो दोगे? जिहान ने मशकूक नजरों से उसे देखा। वैसे देता तो नहीं, मगर फिर भी बताओ क्या चाहिए? माहिन ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी बाइक चाहिए, एक दिन के लिए। जिहान ने हैरत से उसे देखा, जैसे उसके कानों पर यकीन न आया हो। धक्का दूं या खुद चली जाऊंगी? माहिन ने मायूसी से एक नज़र उसे देखा, फिर मसनूई नाराजगी से बोली, तुम्हें बाइक मुझसे ज़्यादा अजीज है? जिहान ने फौरन सर हिलाया, हाँ जी। ये सुनकर माहिन ने गुस्से से कहा, दफा हो जाओ, देख लिया तुम्हें भी, मैं तो तुम्हें बस चेक कर रही थी। और गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके डिपार्टमेंट में चली गई। जिहान हल्की सी आह भरते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, इतनी मुश्किल से मानी थी, फिर नाराज कर दिया। एक तो मेरी जुबान काबू में नहीं रहती। रेस्टोरेंट में हल्की मौसीकी चल रही थी। अंदर की रोशनी नरम थी और खाने की खुशबू माहौल में बसी हुई थी। जैनब अपनी दोस्त मारिया के साथ एक गोशे में बैठी चम्मच से अपनी कॉफ़ी हिला रही थी। वो दोनों हंसी मजाक कर रही थी जब अचानक जैनब की नज़र दरवाजे के अंदर आते जैन पर पड़ी। उसके हाथ रुक गए, आंखें जरा फैली और चेहरे पर हैरत और जोश एक साथ उभर आया, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। ओह माय गॉड, ये तो वही है ना? जैनब ने जोश में मारिया का बाजू हिलाया। कौन? मारिया ने हैरानी से पूछा। अरे वही, शादी पे मिले थे, जैन। जैनब ने आंखें चमकाते हुए कहा, कौन जैन? ओहो वही, जो मुझे पहले ही मुलाकात में चिड़चिड़ा सा लगा था, लेकिन वो बहुत मजे का बंदा है, बस जाहिर नहीं होने देता। मारिया ने गर्दन मोड़कर जैन को देखा, जो काले रंग के जैकेट में काफ़ी संजीदा अंदाज में किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। वो काफ़ी मसरूफ़ लग रहा था, जैसे उसे किसी और चीज़ की परवाह ना हो। तो मारिया ने कंधे उचकाए, तो मैं जा रही हूँ उससे बात करने। जैनब पुरजोश होकर बोली और जल्दी से अपनी जगह से उठी। जैनब, तुम होश में हो? वो कितनी बड़ी उम्र का आदमी है। मारिया ने उसे रोकने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जैनब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और जैन की तरफ बढ़ गई। जैन, जो अब फ़ोन रख चुका था, अपनी टेबल पर बैठने ही वाला था जब जैनब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हेलो सर, जैनब ने जोश से कहा, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिली हो। जैन ने एक नज़र ऊपर देखा, फिर दोबारा मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र जमा ली। आपको याद है ना, हम शादी पर मिले थे, मैं जैनब हूँ, जैनब ने खुशी से कहा। जैन ने बस इतना ही कहा और पानी का घूंट ले लिया।
जैनब ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, आप वाकई मुझे भूल गए? वैसे मुझे पता था आप मुझे नहीं भूल सकते, आखिर मैं इतनी दिलचस्प जो हूँ। वाकई? जैन ने सपाट लहजे से कहा और अपनी जैकेट दुरुस्त करने लगा। अच्छा छोड़े, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई स्पेशल काम? जैनब ने तजस्सुस से पूछा। ये मेरा जाती मामला है, जैन ने मुख्तसर जवाब दिया। ओह, इतने रूड क्यों हैं? मैं तो बस बात कर रही थी। जैनब ने बुरा सा मुंह बना लिया। और मैं नहीं करना चाहता, जैन ने बगैर जैनब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वैसे आपका गुस्सा अब भी वैसा ही है जैसे शादी पर था। मैंने कहा था ना, मुझसे बात करने के बाद लोग मुझे हमेशा याद रखते हैं, जैनब ने हंसते हुए कहा। जैन ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी बर्दाश्त आजमा रहा हो। तुम्हें कोई और काम नहीं? अभी तो बस आपसे बात करनी थी, फिर खाने का ऑर्डर दूंगी, जैनब ने बेफिक्री से कहा। जैन ने उसे जिस नजरों से देखा और कुर्सी से उठने ही वाला था कि जैनब ने फौरन कहा, अच्छा मैं चली जाती हूँ, लेकिन कम से कम ये तो बताएं, आपका मूड हमेशा खराब क्यों रहता है? जैनब। जैन ने अब की बार सख्त लहजे में उसका नाम लिया और अचानक उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने कर लिया। जैनब की आंखें हैरत से फैल गई। मुझे गैर जरूरी बातें पसंद नहीं, और न ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आओ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। जैन की आवाज़ धीमी मगर सख्त थी। उसकी नजरें जैन पर जमी हुई थी। जैनब का चेहरा एकदम सपाट हो गया, जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि क्या कहे। जैन ने उसका बाजू छोड़ा और बगैर मजीद कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। जैनब एक पल के लिए साकित खड़ी रही, फिर उसने गहरा सांस लिया और पलटने ही लगी थी कि उसकी नज़र फर्स्ट पर पड़ी। जैन की जेब से एक कार्ड गिर चुका था। ये क्या है? जैनब ने कार्ड उठाया और गौर से देखा। कार्ड पर जैन का नाम और एक पाकिस्तानी नंबर दर्ज था। जैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और कार्ड अपने बैग में रख लिया। चलो, कुछ तो हाथ आया, वो खुद से बोली और अपनी कुर्सी की तरफ चल दी। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठी तो मारिया बोली, करवा ली बेइज्जती? उसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? जैनब लापरवाही से बोली। तुम कब से लड़कों के पीछे भागने लगी, और वो भी इतने एजेड? मारिया ने सवाल दागा। अरे नहीं, पीछे नहीं भाग रही थी, बस वैसे ही काफी कूल बंदा है, और इतना भी एजेड नहीं है, सिर्फ 38 का है। जैनब लापरवाही से बोली कि मारिया की आंखें हैरत से फैली। 38? मारिया चीखी। जैनब, अपना इलाज करवाओ, मारिया कहते साथ ही उठी वहाँ से चल दी, क्योंकि उसका मूड खराब हो चुका था, जबकि जैनब को रत्ती बराबर भी फर्क न पड़ा। यूनिवर्सिटी में माहिन का मूड पूरा दिन ऑफ रहा था। उसने कई बार खुद को समझाया कि ये जिहान की आम आदत है, लेकिन फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आखिर वो कौन होता है उसकी बाइक के लिए उसे रद्द करने वाला? दूसरी तरफ जिहान को भी एहसास हो गया था कि आज तो उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और अब वो बस एक ही काम कर सकता था, माहिन को मनाने का मंसूबा। दोपहर के वक्फे में माहिन अपने डिपार्टमेंट की दोस्तों के साथ कैफे में बैठी थी। उसका मूड अभी तक खराब था और वो अपने जूस के स्ट्रो को बेदिली से घुमा रही थी। तभी सामने से जिहान आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट शेक था, जिस पर ऊपर व्हीप क्रीम और चॉकलेट चिप्स लगे थे। वो माहिन की तरफ बढ़ा और बगैर इजाजत के उसके सामने बैठ गया। माहिन ने एक नज़र ऊपर की, फिर नजरें फेर कर जूस पीने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई असर नहीं हुआ। जिहान ने मेज पर शेक रखते हुए कहा, ये खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। माहिन ने कोई जवाब न दिया। जिहान ने थोड़ा और आगे को होकर कहा, देखो, मानता हूँ बाइक वाली बात पर थोड़ी ज़्यादा ही बदतमीज़ हो गई, लेकिन तुम्हें पता है मेरी जुबान काबू में नहीं रहती। माहिन ने अब भी कुछ ना कहा, बस चम्मच लेकर शेक के ग्लास को हिलाने शुरू कर दिया। जिहान ने चेहरे पर बनावटी अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बस अब मानो ना। देखो, मैंने तुम्हें चॉकलेट शेक भी ला कर दिया है, हालांकि कैफे के लाइन में 10 मिनट लगे थे। माहिन ने एक नज़र जिहान को देखा और फिर शेक की तरफ देखा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो सर्द महरी से बोली, मगर आहिस्ता शेक पीने लगी। जिहान ने फौरन कहकर लगाया, ओह, मतलब अब गुस्सा आधा खत्म हो गया? माहिन ने बेजारी से कहा, ज्यादा खुश मत हो, अभी भी नाराज हूँ। जिहान ने संजीदा होते हुए कहा, तो बताओ कैसे नाराजगी खत्म होगी? माहिन ने शेक का एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा, मुझे बाइक चलाना सिखानी होगी। जिहान ने आंखें घुमाते हुए कहा, ये लो, मतलब तुम्हें सिर्फ बाइक चलाने की फिक्र थी, मुझसे नाराजगी तो बहाना था। माहिन ने मासूमियत से कंधे उचकाए, सीखनी तो है ना? जिहान ने सर झटक कर कहा, ठीक है मोहतरमा, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आज ही सिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद जिहान और माहिन पार्किंग में आए, जहाँ उसकी चमचमाती बाइक खड़ी थी। माहिन ने खुशी से बाइक पर हाथ फेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में मान गए, जिहान ने मसनूई गुस्से से कहा। अब अगर मैंने ना सिखाया तो तुम अगले पूरे हफ्ते मेरा जीना हराम कर देती।
माहिन ने हंसते हुए बाइक पर बैठने लगी, मगर जिहान ने रोका। रुको, पहले तुम्हें बैलेंस बनाना सिखाता हूँ, माहिन ने मजाहिया अंदाज में कहा। अरे जिहान, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे सब आता है, जिहान ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, पिछली बार जैसे आता था और तुम बाइक के साथ जमी बोस हो गई थी, माहिन ने नाक चढ़ाकर कहा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और खुद ही बाइक पर बैठ गई। जिहान ने सर पकड़कर कहा, अल्लाह खैर करे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माहिन को गाइड करने लगा। उसने उसे क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में समझाया और फिर आहिस्ता से बाइक को हरकत में लाने दिया। माहिन ने दोनों हाथ मजबूती से हैंडल पर जमाए और जैसे ही बाइक चली, खुशी से चीखी, जिहान, मैं चला रही हूँ। जिहान पीछे से हंसा। हाँ हाँ, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना फिर से गिर जाओगी। माहिन ने खुश होकर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही बाइक झटका खाकर आगे बढ़ी, वो घबरा गई और एकदम ब्रेक लगा दिए। नतीजा, बाइक बंद हो गई। जिहान ने कहका लगाया, वाह, तुमसे बेहतर ड्राइवर मैंने आज तक नहीं देखा। माहिन ने झेप कर कहा, बस बस, मजाक मत उड़ाओ, दोबारा कोशिश करती हूँ। जिहान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर फिर गिर गई तो मैं पहले हंसूंगा फिर उठाऊंगा। माहिन ने उसे घूरा। तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो सकती, जिहान ने मजाहिया अंदाज में कहा। मेरी बस में नहीं। दोनों हंसते हुए दोबारा ट्रेनिंग में लग गए और इस बार माहिन ने वाकई कुछ बेहतर अंदाज में बाइक चलाना शुरू कर दी। जिहान ने खुश होकर कहा, चलो, कुछ तो सीख रही हो। माहिन ने फखरिया अंदाज में सर ऊंचा किया। मैं कहती थी ना, मैं सीख जाऊंगी, जिहान ने शायद से कहा। बस अभी थोड़ा और सीख लो ताकि मैं अपनी बाइक तुम्हें सुकून से दे सकूं। दफ्तर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ दीवार पर सुर्ख और सियाह रंग के इम्तिजाज के एक खूबसूरत मगर पुरअसरार पेंटिंग लटक रही थी। कमरे में हल्का सा धुआं फैल रहा था। जो बिस्ट के हाथों थामे हुए शिकार की बदौलत था, वो अपनी मखसूस रॉकिंग चेयर पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी, आंखों में एक खतरनाक चमक। उसके ऐन सामने एक आदमी खौफ से कांप रहा था, जबकि दो मजबूत आदमी उसके दोनों बाजू को पकड़े खड़े थे। आदमी की आंखों में शदीद वहशत थी, जैसे वो जान चुका है कि आज उसका बचना मुमकिन नहीं। बिस्ट ने शिकार के धुएं को हवा में छोड़ा, फिर एक नज़र उस आदमी पर डाली और हल्की मुस्कुराहट के साथ हाथ के इशारे से अपने आदमियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। छोड़ दो इसे। बीच के आदमियों ने फौरन हाथ हटाया और बिना कोई सवाल के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। वो आदमी खौफ के मारे ज़मीन पर गिर गया, मगर फौरन घिसटकर बीस्ट के कदमों में जा पहुंचा। बीस्ट, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी बीवी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जिसम पसीने में शराबोर था। बीस्ट ने रॉकिंग चेयर पर आराम से टेक लगाई, सिगार को एक तरफ किया और नरमी से बोला, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। आदमी ने फौरन सर हिलाया। हाँ, खुदा की कसम, अब पता चल गया, प्लीज़ मुझे जाने दो। बीस्ट ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जैसे वह वाकई उसे माफ़ करने वाला हो। ठीक है, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आदमी के चेहरे पर उम्मीद की किरण उभरी, मगर बीस्ट की अगली बात ने उसकी रूह तक हिला दी। लेकिन तुम्हें अपने आप को सज़ा खुद ही देनी होगी। आदमी का चेहरा फक हो गया। क्या मतलब? बीस्ट ने आहिस्ता से सर झुकाकर मेज पर बिखरे शीशे के टुकड़े की तरफ इशारा किया। ये शीशे के टुकड़े अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथ से गिरे थे, बस इसे उठाकर अपने मुंह में डालो और चबाओ। आदमी की आंखें खौफ से फैल गई। वो बेयकीनी से बीस्ट को देखने लगा। नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। बीस्ट ने कुर्सी को हल्का सा झूला दिया, जैसे वक्त काट रहा हो। फिर एकदम कुर्सी को रोका, आगे झुककर उस आदमी के कान के करीब गया और धीमी मगर सर्द आवाज़ में बोला, दो रास्ते हैं, एक खुद सज़ा ले लो, दूसरा मैं अपनी मर्जी की सज़ा दूं। यकीन मानो तुम पहला रास्ता ही पसंद करोगे। आदमी के चेहरे पर बेबसी फैल गई। उसने लरसते हाथों से ज़मीन पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़े की तरफ देखा। चबाने होंगे, वो लरसती आवाज़ में बोला। बीस्ट ने अपनी सब्ज आंखें सुकेड़ी और बहुत आहिस्ता से बोला, निकल भी सकते हो अगर ज़्यादा बहादुर हो तो। आदमी ने थूक निकला, हाथ कांपते हुए शीशे के एक नोकीले टुकड़े की तरफ बढ़े और उसने हिचकिचाते हुए वो टुकड़ा उठाया, अपने होठों तक ले गया, मगर एक लम्हे के लिए रुक गया। बीच ने एकदम उंगलियों की चुटकी बजाई। टिक। ये आवाज़ गोया एक इशारा थी। आदमी ने जल्दी से शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और आंखें बंद करके चबाने की कोशिश की। क्रिच। पहले चबाने के साथ ही उसकी ज़बान और मसूड़ों से खून बहने लगा।
उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी, आंखें बाहर को उबलने लगी, मगर वो रुक नहीं सकता था। उसने एक और बार शीशे को चबाया और उसके मुंह से एक दिल रोज चीख निकली। बस बस बस, मैं नहीं कर सकता। वो चीखते हुए जमीन पर गिर गया। खून उसके होठों और थोड़ी से बह रहा था। बीच ने रॉकिंग चेयर को झुलाया, एक लंबा कश लिया और हल्के से सर झटका। बुज़दिल, आदमी ने कपकपाते हुए बीच की तरफ देखा। आंखों में सिर्फ रहम की भीख थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बीच ने सिगार को रागदान में मसला, आगे झुककर आदमी के करीब आया और नरमी से बोला, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में थी, मगर तुमने गलत इंतखाब किया। अब फैसला मेरा है। शीशा उसके मुंह में चुभ गया था। जबान और मसूड़ों से खून के फव्वारे फूट रहे थे, मगर बीच की शर्त पूरी करने के लिए वो मुसलसल चबाने की कोशिश कर रहा था। दर्द की शिद्दत से उसका जिस्म झटके खा रहा था, मगर कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। चंद ही लम्हों में वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से मजीद खून बहने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, मगर फिर अचानक वो बेहरकत हो गया। दरवाज़ा खुला, एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र खून से भरे हुए फर्श पर और बेजान लाश पर डाली तो बीच मुस्कुराकर बोला, बेचारा बहुत भूखा था, शायद गरीब भूख के मारे शीशे के टुकड़े खाने पर मजबूर हो गया। वो निहायत सफ़ाकी से उस खून उगलती लाश को देखकर बोला। बीच ने एक नज़र लाश पर डाली, फिर सिगार का एक और कश लेकर सरगोशी की। यही असल सजा थी। फिर उसने कुर्सी को मजीद पीछे झुकाया और नीम तारीकी में रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए आंखें बंद कर ली। मार्केटिंग मैनेजर का लेक्चर जारी था। प्रोफेसर हातिम हमेशा की तरह संजीदगी से व्हाइट बोर्ड पर पॉइंट्स लिख रहे थे और साथ साथ क्लास को एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ब्रांडिंग की दुनिया में अगर आपका प्रोडक्ट मुनफरिद नहीं तो वो मार्केट में खो जाएगा, इसलिए सर मैं आई कम इन। दरवाजे पर खड़ी दानिन की आवाज़ ने क्लास की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करी। हातिम ने सर उठाकर उसे देखा। अंदर आओ, वो मुख्तसर सा बोला। दानिन ने सर हिलाया और अंदर दाखिल हुई, मगर सीधे पिछली सीट की तरफ जाने लगी। आगे आकर बैठो। दानिन ने रुककर चौंक कर हातिम को देखा। क्या? मैंने कहा आगे आकर बैठो। लेकिन सर मैं हमेशा पिछली सीट पर बैठती हूँ, वह एहतजाजी अंदाज में बोली। आज नहीं, हातिम ने संजीदगी से कहा और उसके लहजे में कोई गुंजाइश ना देखकर वो दांत पीसती हुई पहली कतार में आकर बैठ गई। ज्यादती है, जैनब भी नहीं आई और अब ये सब। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर हातिम ने सुन लिया। कुछ कहा? नहीं सर। वो जल्दी से सीधे होकर बैठ गई। चंद मिनट तो खामोशी रही, मगर फिर दानिन को चैन नहीं आया। सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। सर प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन करें। सर आपने जो एग्जाम्पल दी है वो रेलिवेंट नहीं लग रही, कोई और दे सकते हैं? सर एक और सवाल। हातिम ने मार कर रखकर गहरी सांस ली और दानिन को घूर कर देखा। मिस दानिन, आपके सवालात ख़त्म हो गए या मैं लेक्चर जारी रखूं? सर लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सवालात तो हमेशा रहेंगे। वो मासूमियत से बोली, मगर उसकी आंखों में शरारत थी। क्लास में दबी दबी हंसी सुनाई दी, मगर हातिम ने एक सख्त नज़र डाली तो सब फौरन चुप हो गए। अगर मजीद सवाल करना है तो लेक्चर के बाद ऑफिस आ जाना, अभी खामोशी। ओफो, मज़ा किरकिरा कर दिया। वो धीरे से बोली और आखिरकार खामोश हो गई। कल का लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि मैं उस टॉपिक का टेस्ट लेने वाला हूँ। क्लास में एक हलचल मच गई। सर सरप्राइज टेस्ट, ये तो ज़्यादती है। सर ये मार्क्स फाइनल्स में शामिल होंगे? हातिम ने संजीदगी से सर हिलाया। जी हाँ, ये मार्क्स फाइनल्स में शामिल होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। ये कहकर वो अपना सामान उठाकर क्लास से बाहर निकल गया, जबकि पीछे पूरी क्लास सर पकड़कर बैठ गई। यह तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, दानिन ने अफसोस से कहा और फौरन ही अपनी किताबें समेटकर हातिम के पीछे चल दी। सर एक मिनट। हातिम ने रुककर पलटकर देखा। दानिन उसके पीछे आ रही थी। क्या है मिस दानिन, अब कौन सा नया सवाल है? सर ये टेस्ट वाकई ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी था, मगर सर हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। एक दिन का नोटिस तो देना चाहिए था ना। ज़हनी तैयारी का ताल्लुक क्लास में तवज्जो देने से है, और जहाँ तक मुझे याद है आप क्लास में बातों में ज़्यादा मसरूफ़ थी। दानिन ने आंखें घुमाई। सर आप हमेशा इतना संजीदा क्यों रहते हैं, कभी मुस्कुरा भी लिया करें। हातिम ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और उसे मायने खेज नज़रों से देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं मुस्कुराता नहीं? बिल्कुल नहीं, तो अभी देख लो। हातिम ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे चढ़ाया। दानिन ने चंद लम्हे हैरत से देखती रही, फिर रुख मोड़ लिया। हाय, ये मुस्कुराता भी अच्छा लगता है, वो ज़ेरे लब बोली। कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, वो जल्दी से बोली और कैफ़े की तरफ बढ़ गई। हातिम ने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा, फिर अपना मोबाइल निकाला और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये
ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। वह हल्के से हंसा और अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। जैसे ही गाड़ी सुल्तान हवेली के सामने रुकी, दानिन फौरन दरवाजा खोलकर अंदर भागने लगी, मगर हातिम ने बिजली की सी तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो बेगम साहिबा? उसकी आवाज़ में दबी दबी सी शरारत थी। हातिम, छोड़ो ना, मैं थक गई हूँ। दानिन ने मासूमियत दिखाने की नाकाम कोशिश की, मगर हातिम की नजरें जैसे उसकी हर हरकत को पड़ रही थी। थक गई? अभी तो हिसाब बाकी है और कल के टेस्ट की तैयारी भी करनी है। हातिम ने नरमी मगर मजबूती से उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए सीधा कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और लॉक घुमा दिया। हातिम, ये क्या कर रहे हो? दानिन ने थोड़ा पीछे होने की कोशिश की, मगर हातिम ने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब कर लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे क्लास में सबके सामने तंग करोगी और मैं कुछ नहीं कहूँगा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो मुस्किन सी शक्ल बनाते हुए बोली। वाकई? हातिम ने एक नज़र उसकी झुकी पलकों पर डाली और आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब झुका। बार बार बातें करना, सवाल पर सवाल करना और फिर मासूम बन जाना। दानिन ने लब भींच लिया। वो जानती थी कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था दानिन, और अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा? कैसी? उसके जुमले मुकम्मल होने से पहले ही हातिम ने उसके गाल पर हल्के से अपने लब रख दिया। गर्मी की हल्की सी लहर दानिन के चेहरे पर दौड़ गई। वो दम साधे खड़ी रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हातिम की उंगलियां अब भी उसकी कमर पर टिकी थी और वो उसे बगौर देख रहा था। ये क्या था? वो घबरा कर बोली, चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये तुम्हारी पहली सजा थी। हातिम के लबों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट थी। और अगली सजा? दानिन ने बेइख्तियार पूछ लिया, फिर अपनी ही बात पर शर्मा गई। हातिम ने शायद से झुककर सरगोशी की। अगली बार सजा और सख्त होगी मिस दानिन, और शायद फिर मैं सिर्फ गाल पर न रुकूं। दानिन ने फौरन हातिम के सीने पर हाथ रखकर खुद को पीछे किया। हातिम, आप बहुत बुरे हैं। हातिम ने कहका लगाया और उसकी नाक को उंगली से दबाकर बोला, और तुम बहुत शरारती। अब जाओ, वरना मैं वाकई तुम्हें रोक लूंगा। दानिन की आंखें मजीद फैली और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दिल अब भी बेकाबू धड़क रहा था। हातिम मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गया, बालों में हाथ फेर रहा और खुद से बोला, ये लड़की वाकई एक दिन मुझे पागल कर देगी। मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम उसकी मुस्कुराहट फीकी हुई, जैसे कोई निहायत ही तल्ख हकीकत याद आ गई हो। हन्नान एक बड़े से बुक स्टोर के अंदर खड़ा था, जहाँ हर तरफ किताबों की अलमारियाँ सजी हुई थी। नरम सी रोशनी और हल्की मौसीकी के साथ स्टोर में एक अलग ही पुरसुकून माहौल था। वो जमरत के साथ आया तो बस यही सोचा था कि वो एक दो किताबें लेगी, मगर अब वो हैरत से जमरत को देख रहा था, जो अपनी बाहों में 7-8 मोटी किताबें दबोचे खड़ी थी। ये सब? हन्नान ने हैरत से पूछा। हाँ, सब, जमरत ने मजे से कहा और किताबें हन्नान की तरफ बढ़ा दी। हन्नान ने बेबसी से किताबें थामी ही थी कि जमरत की नज़र स्टोर के काउंटर के करीब एक रैक पर पड़ी, जहाँ रंग बिरंगे स्टिकर सजे थे। गुलाबी रंग के खूबसूरत कार्टून स्टिकर्स देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हन्नान, जमरत ने जोश से कहा और बिना किसी मजीद वजाहत के हन्नान को पकड़कर उस तरफ घसीट लिया। क्या हुआ? हन्नान, जो पहले ही उसकी शायद से हैरान था, मजीद उलझ गया। मुझे ये चाहिए। जमरत ने खुशी से स्टिकर्स की तरफ इशारा किया। हन्नान ने भवें उचकाई और जमरत को हैरानी से देखा। जमरत, तुम बच्ची हो? जमरत ने जोश से सर हिलाया। हाँ तो? हन्नान ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, ले लो। जमरत ने फौरन एक पैक उठाया और फातिहाना अंदाज में हन्नान को दिखा। कुछ देर बाद वो दोनों काउंटर पर खड़े थे, जहाँ हन्नान किताबों और स्टिकर्स का बिल अदा कर रहा था। जमरत खुशी खुशी अपनी चीज़ें थामे खड़ी थी, जैसे किसी बच्चे को पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। स्टोर से बाहर निकलते ही जमरत ने हन्नान को हल्के से धक्का दिया, जिससे वह थोड़ा आगे हुआ। हन्नान ने सवाली नज़रों से उसे देखा तो जमरत ने सड़क के किनारे खड़े एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया, जो हाथ में गजरे लिए खड़ा था। हन्नान ने गहरी सांस ली, जान गया कि जमरत को गजरे चाहिए थे। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया और बच्चे के करीब जाकर कहा, गजरे देना। बच्चे ने खुश होकर गजरे हन्नान को दिए तो हन्नान ने जेब से वॉलेट निकाला और 5000 का नोट निकाल कर बच्चे को थमा दिया। बच्चा हैरानी से बोला, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। हन्नान ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, रख लो। बच्चा खुशी खुशी दुआ देता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि जमरत हन्नान को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। हन्नान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जमरत को बैठने का इशारा किया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए जमरत की कलाई थामी और गजरे उसके नाजुक हाथों में पहना दिए। जमरत ने खुश होकर गजरों को सूंघा और खुशबू में खो गई, मगर फिर अचानक कुछ याद आया और वह हन्नान की तरफ मुड़ी। वैसे हन्नान, मुझे एक चीज़ और चाहिए। हन्नान, जो अभी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, रुक गया और बेयकीनी से जमरत को देखा। अब क्या चीज़? जमरत ने मासूमियत से जवाब दिया।
हन्नान ने बेबसी से माथे पर हाथ रखा, फिर हंसते हुए गाड़ी का रुख सुपरमार्केट की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ज़मरद की चीज़ की फहरिस्त कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दानिन हवेली की लंबी गैलरी में इधर उधर टहल रही थी, कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी हाथ बांधकर आसमान की तरफ देखती। असल में वो अभी भी कमरे में वापस जाने से बचना चाह रही थी। दानिन, अचानक हातिम की भारी आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से पलटकर हातिम को देखा, जो दरवाजे के करीब खड़ा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। जी, दानिन ने हकलाते हुए कहा, जैसे पहले ही से कोई शरारत करते हुए पकड़ी गई हो। हातिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमरे में आओ। दानिन के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। क्यों? वो बमुश्किल बोली, जैसे अंदर जाने में कोई खास खतरा हो। हातिम ने लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। काम है? दानिन ने मशकूक नजरों से उसे देखा। यही बता देना, कमरे में क्यों जाना? हातिम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट सुनकर दानिन पीछे होने लगी, मगर जैसे ही हातिम एक कदम और करीब आया, वो सताइशी नजरों से उसे देखकर बोला, कुछ काम तन्हाई में किए जाते हैं दानिन। दानिन की आंखें फौरन फैल गई, दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। वो बमुश्किल बोली, कौन से काम? हातिम ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, जैसे उसके चेहरे पर आने वाले रंगों को नोट कर रहा हो। फिर वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, पढ़ाई। क्या? दानिन का मुंह हैरत से खुल गया। हातिम ने संजीदगी से सर हिलाया। जी, चलो कमरे में और पढ़ाई करो, कल टेस्ट है तुम्हारा, और अब कमरे से बाहर नजर मत आना। लेकिन दानिन ने मुंह बसोर कर कहना चाहा, मगर हातिम ने सख्त नजरों से घूरा, तो वो बेबसी से पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। हातिम ने उसे जाते हुए देखा, फिर मुस्कुराते हुए सर झटका, जैसे उसकी हर अदा पर फिदा हो चुका हो। रात का वक्त था। सुल्तान हवेली की फिजा में एक खास सुकून था। सब अपने अपने कमरों में थे, लेकिन माहिन को अंदाजा था कि सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर नहीं चलने वाला। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, हन्नान की आवाज़ गूंजी, माहिन, मेरे कमरे में आओ। माहिन के कदम वहीं रुक गए। वो धीरे से मुड़ी और मासूम सी शक्ल बनाते हुए दलान को देखा, जो पहले ही हंसी दबाती खड़ी थी। दलान ने हल्की सी आवाज़ में सरगोशी की, लगता है आज भाई का मूड सख्त खराब है, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। माहिन ने गहरी सांस ली और नजरें झुकाते हुए हन्नान के कमरे में चली गई। हन्नान पहले ही गुस्से से कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही माहिन अंदर आई, हन्नान ने दरवाज़ा बंद किया और सख्त नज़रों से उसे देखने लगा। बैठो। माहिन ने एक नज़र हन्नान को देखा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, जैसे स्कूल की कोई शरारती बच्ची हो जो सज़ा के लिए तैयार हो। हन्नान ने गहरी सांस ली। तुम आज जिहान के साथ यूनिवर्सिटी क्यों गई थी? माहिन ने नज़र झुकाते हुए धीरे से कहा, बस ऐसे ही भाई, वो भी जा रहा था तो मैंने सोचा कि। बंद करो ये बहाने, मैंने तुम्हें कल ही मना किया था कि उसके साथ ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, हन्नान ने सख्त लहजे में कहा। माहिन ने मासूम सा मुँह बनाया और धीरे से बोली, भाई हम निकाहशुदा हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे? हन्नान ने गुस्से से कहा, निकाहशुदा हो मगर रुखसती नहीं हुई है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि लोग क्या बातें करेंगे अगर तुम हर रोज़ उसके साथ घूमती भी रही? माहिन ने आंखें झपकाई और निचला होठ दांतों में दबाकर धीरे से बोली, लोगों की तो आदत है बातें करने की, हम कुछ भी कर लें वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। हन्नान ने कुर्सी से उठकर टहलना शुरू कर दिया। माहिन, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। मैंने कहा है कि आइंदा जान के साथ अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो बस नहीं। माहिन ने चेहरा और भी मासूम बना लिया और धीरे से बोली, मगर भाई आप भी तो मसरूफ होते हैं, हर रोज़ मुझे ड्रॉप कैसे करेंगे? हन्नान ने सख्ती से कहा, अगर मैं मसरूफ हूँ भी तो ड्राइवर है ना, लेकिन जिहान के साथ जाना बंद। माहिन ने उदासी से सर झुका लिया और धीरे से बोली, जी ठीक है भाई। हन्नान ने हैरत से उसे देखा, बस इतनी आसानी से मान गई? माहिन ने आहिस्ते से सर हिलाया। हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। हन्नान ने मशकूक नज़रों से उसे देखा, कोई चाल तो नहीं चल रही? माहिन ने फौरन सर उठाया। अरे नहीं भाई, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। उसने मासूमियत से पलकें झपकाई, जैसे सच में कोई फरिश्ता हो। हन्नान ने लंबी सांस ली। चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो दोबारा जिहान के साथ जाने का सोचा भी। माहिन ने फौरन सर हिलाया, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, दालान सामने खड़ी थी, हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दालान ने शरारत से कहा, ओहो माही, ऐसी खामोशी, भाई ने इतनी सख्त डांट दी क्या? माहिन ने एक उदास सा मुंह बनाया। हाँ, बहुत ज्यादा। दालान ने हंसते हुए कहा, चलो अब देखते हैं कि ये बात तुम जहान को कैसे बताती हो। माहिन ने एक झंझलाहट भरी सांस ली। ये तो सबसे मुश्किल काम है,
और फिर वो सोच में पड़ गई कि अब जिहान को ये सब कैसे बताए। हातिम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम में मसरूफ था, जबकि दानिन बेड पर किताबें फैलाए सर पकड़ कर बैठी थी। वो पिछले आधे घंटे से किताब खोले बैठी थी, मगर कुछ भी याद नहीं हो रहा था। आखिर वो तंग आकर उठ खड़ी हुई और सीधा हातिम के सामने जा पहुंची। हातिम? हातिम ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया। जी फरमाए मोहतरमा, आप मुझे वो सवाल बता सकते हैं जो कल टेस्ट में आएंगे? उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। हातिम ने स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा, फिर सपाट लहजे में बोला, हरगिज नहीं, और सोचना भी मत। तो फिर ठीक है। दानिन ने हाथ बांधे और गहरा सांस लिया और इंतहाई संजीदगी से बोली, मैं आपको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। आप बेवा हो गए। हातिम का दिल किया अपना सर पीट ले। उसने शुक्र अदा किया कि तलाक का हक औरत के पास नहीं है, वरना उसकी बीवी दिन में ना जाने कितनी दफा उसे तलाक याफ्ता कर चुकी होती। हातिम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो तो बस चंद लम्हों के लिए चुप ही हो गया, फिर पेशानी मसलते हुए गहरा सांस लिया और बेयकीनी से दानिन को देखा। तुम्हें किसी दिन वाकई पागल खाने भिजवाना पड़ेगा, वो दांत पीसते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करे और उसे सवाल ना बताए, वो किसी काम का नहीं, वो मसनूई गुस्से से बोली। हातिम ने एक गहरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और हाथ बांधकर उसे देखने लगा। ये बताओ, तुम्हें पढ़ना है या नहीं? नहीं, दानिन ने फौरन जवाब दिया। और तुम यूनिवर्सिटी से भागना चाहती हो? हाँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सवाल भी बता दूं? हाँ बिल्कुल, उसने मुस्कुराकर कहा। हातिम ने एक लम्हे को उसे गौर से देखा, फिर अगले ही लम्हे उसे बाजू से पकड़ा और बेड पर बैठा दिया। बैठो यहाँ अभी और इसी वक्त पढ़ाई करोगी, समझी? लेकिन मुझे नींद आ रही है, वो मुंह बसोर कर बोली। क्या कहा तुमने? हातिम उसके करीब होते हुए बोला कि दानिन ने बमुश्किल थूक निकला। ओहो, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी, दानिन ने नजरें चुरा कर कहा। मैं भी मजाक कर रहा हूँ, हातिम ने किताब खोलते हुए कहा। और हाँ, जब तक तुम्हें ये चैप्टर याद नहीं हो जाता, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये तो कैद है। हाँ बिल्कुल, और इस कैद से रिहाई सिर्फ एक रास्ता है। क्या? दानिन फौरन बोली। हातिम ने एक मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, ये पूरा चैप्टर याद करना। दानिन ने बेबसी से किताबों की तरफ देखा, फिर हातिम की तरफ। आप वाकई बहुत जालिम शौहर हैं, वो हंसी शक्ल बनाते हुए बोली। और तुम वाकई बहुत निकम्मी बीवी हो, हातिम ने हंसी दबाते हुए कहा। अब पढ़ो। दानिन ने एक गहरी सांस ली और दिल में सोचा, अब ये मेरे सर पर खड़ा है तो वाकई पढ़ना ही पड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी जो दीवार पर पड़ते साए को लंबा कर रही थी। महापारा बेड पर बैठी थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें एक ही नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे कोई गहरी सोच में गुम हो। फिर अचानक जैसे कोई ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में गूंजा। वो चौंक कर सीधी हुई, चंद लम्हे खामोशी से बैठी रही, फिर हल्की सी सांस ली और एक फैसलाकुन अंदाज में खड़ी हो गई। मुराद जो कमरे के दूसरे कोने में बैठा था, किसी फाइल में गुम था। उसके चेहरे पर काम की संजीदगी थी, उंगलियां कभी कभी कलम से मेज पर हल्की सी दस्तक देती, जैसे कुछ सोच रहा हो। महापारा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। मुराद ने सरसरी अंदाज में उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा फाइल में गुम हो गया। मुराद, अपना मोबाइल देना, मामा से बात करनी है, मेरा मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई है। मुराद ने लम्हे भर के लिए हाथ रोका, नजर उठाई, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर एक हल्की सी खामोशी के बाद अपना मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, उसने सादा लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी उलझन चमकी जो फौरन गायब हो गई थी। महापारा ने मोबाइल लिया, एक पल के लिए उस पर उंगलियां फेरी, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। मुराद ने फाइल बंद की, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और गहरी सांस ली। उसके जहन में एक हल्की बेचैनी ने जन्म लिया। क्या वाकई मम्मा से बात करनी थी या कुछ और चल रहा है? उसने अपने होंठ भींच लिए, दिल में कुछ खटक रहा था, मगर वो खामोश रहा। शायद ये सब महज वहम हो। कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुला और महापारा अंदर आई। उसके चेहरे पर वही आम सा तासुर था, न ज्यादा खुशी न घबराहट। उसने मोबाइल खामोशी से उसके तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू, उसने आम से अंदाज में कहा और बेड की तरफ बढ़ गई। मुराद ने मोबाइल पकड़ा, मगर उसकी उंगलियां खुद ब खुद मोबाइल की स्क्रीन पर रुक गई। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि नोटिफिकेशन चेक करें, मगर फिर उसने सर झटक दिया। ये क्या सोच रहा हूँ मैं, वो खुद से बोला और मोबाइल मेज पर रख दिया। महापारा बेड पर बैठ गई थी और अपने नाखूनों से खेलने लगी थी, जैसे किसी सोच में हो। मुराद ने एक नज़र उस पर डाली, फिर दोबारा फाइल खोली, मगर अब वो जितना भी कोशिश करता, उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर उसकी खामोशी में कई सवाल दबे हुए थे। अगली सुबह माहिनी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठी कॉफ़ी में चम्मच हिला रही थी, मगर उसे दिमाग कहीं और था। उसकी आंखों के आगे
रात का वो सीन घूम रहा था जब हन्नान ने सख्ती से जिहान के साथ घूमने पर पाबंदी लगा दी थी। अब मैं उसे कैसे बताऊं, वो तो मजाक उड़ाएगा मेरा। उसने सोचते हुए एक थकी हुई सांस ली। इतने में जिहान कैफे में दाखिल हुआ, हमेशा की तरह पुरएतमाद ब्लैक जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट में, जैसे किसी फैशन शो में शिरकत करने आया हो। मिस माहिन, आज बड़ी खामोश बैठी हो, खैरियत? कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? वो मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। माहिन ने एक नज़र उस पर डाली और फिर नजरें झुका ली। जिहान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जिहान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। कहो ना, वैसे तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि या तो तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही हो या फिर कोई क़यामत टूटने वाली है। माहिन ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, हन्नान भाई ने मुझे तुम्हारे साथ आने जाने से मना कर दिया है। जिहान का चम्मच हवा में ही रुक गया। वो एक पल के लिए साकित सा हो गया और फिर हैरत से बोला, क्या? माहिन ने सर झुकाए हुए ही कहा, हाँ, उन्होंने कल रात मुझे काफ़ी सख्त डांट पिलाई और कह दिया कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी या कहीं और नहीं जा सकती। जिहान ने संजीदगी से सर हिलाया, फिर बोला, अच्छा। फिर हल्का सा आगे झुका और बोला, और तुमने मान भी लिया, बस ऐसे ही, बगैर कोई बहस किए? माहिन ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, और क्या करती, भाई को देखकर तो मेरी रूह फना हो जाती है। जिहान ने कहका लगाया, माहिन, तुम्हें डर भी लगता है किसी से? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। माहिन ने घूर कर उसे देखा। हंसो मत, ये कोई मजाक नहीं है। अब तुम्हें यूनिवर्सिटी अकेले ही आना होगा और मैं भी अपने भाई या ड्राइवर के साथ आऊंगी। जिहान ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, अफसोस, अब मैं सुबह तुम्हारी हसीन शक्ल देखने बगैर ही नहीं आऊँगा। माहिन ने नखवत से कहा, हाँ तो मैंने कब कहा था कि तुम्हें देखने के लिए आना है? जिहान ने एक अदा से कंधे उचकाए। तुम कहो या ना कहो, मैं देख लेता था, और वैसे भी तुम्हारे साथ वो सुबह वाली लड़ाई झगड़े वाली बहस ना हो तो दिन अधूरा लगता है। माहिन ने लंबी सांस ली। जिहान, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं वाकई परेशान हूँ। जिहान ने शायद से कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना कोई हल निकाल लूंगा। माहिन ने उलझ कर पूछा, हल? क्या हल? जिहान ने आंख मार कर कहा, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। माहिन ने मशकूक नजरों से उसे देखा। जिहान, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। जिहान ने मासूमियत से कहा, मैं कभी नहीं। माहिन ने गहरी सांस ली। अच्छा, मैं क्लास लेने जा रही हूँ, और हाँ, आइंदा तुम मुझे लेने मत आना, वरना भाई का गुस्सा और बढ़ेगा। जिहान ने हाथ सीने पर रखकर अफसरदा अंदाज में कहा, ओह, तो ये है मेरा अंजाम। मेरी बीवी ही मुझे छोड़कर जा रही है। माहिन ने जिद होकर कहा, जिहान, ड्रामे मत करो। जिहान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। माहिन ने उलझन से उसे देखा और फिर सर झटक कर चली गई। जिहान ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो अब कुछ एंटरटेनमेंट होगा। और फिर वो कुछ सोचते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठा रहा। सुबह की नरम रोशनी कॉन्फ्रेंस रूम के लंबे शीशों से अंदर आ रही थी। रूम में मौजूद हर शख्स चेहरे पर संजीदगी सजाए अपने नशिस्त पर बैठा था। और पर नस्ब बड़ी स्क्रीन पर कुछ अहम रिपोर्ट्स और ग्राफिक्स दिखाई दे जा रहे थे और सबकी तवज्जो मसले की नोयत और उसके हल पर मरकूज थी। मुराद अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा गहरी संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर रहा था। हमें फौरी तौर पर इस मामले में एक वाज़ेह हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि उसी लम्हे खामोशी को चीरती हुई एक तेज और बचकाना टोन पूरे कमरे में गूंज उठी। धूम मचाले धूम। मुराद के लबों पर रुका जुमला वही रह गया। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और कुछ ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। मुराद का चेहरा लम्हे में संजीदगी से शर्मिंदगी में बदला। उसकी आंखें हैरत और झंझलाहट के मिले जुले जज्बात के साथ स्क्रीन पर गई, जहां एक नाम जगमगा रहा था, महापारा कॉलिंग। एक पल के लिए मुराद की भवें तनी और फिर उसे फौरन समझ आ गया कि ये सरासर एक साजिश है और साजिश करने वाली उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं हो सकती थी। मुराद ने तेजी से फोन उठाया और कान से लगाया। उसका लहजा दबाया हुआ मगर सख्त था। बहुत शरारती हो गई हो तुम, एक बार घर आ जाने दो, फिर तुम्हारे साथ करूंगा धूम मचाले। दूसरी तरफ से हल्की सी दबी दबी हंसी सुनाई दी। हाथ तो लगा कर दिखाओ, महापारा ने शौक आवाज में कहा। मुराद ने गुस्से से लब भींचे और एक हाथ से पेशानी मसली और लंबी सांस लेकर धीमी आवाज में बोला, महापारा, अभी मीटिंग में हूँ, बंद करो फोन। ओके कमिश्नर साहब, मिलते हैं घर पर। वो चहक कर बोली और कॉल काट दी। मुराद ने आंखें बंद की जैसे अपने सब्र का इम्तिहान दे रहा हो। फोन बंद करके मेज पर रखा और चेहरे पर एक जबरदस्ती की संजीदगी लाकर सीधा हुआ। माजरत चाहता हूँ, हम कहाँ थे? उसने रस्मी अंदाज में कहा। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद
चंद लोग अब भी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। कुछ ने खांसी के बहाने हंसी दबाई और कुछ ने अपनी नजरें नीचे कर ली ताकि मुराद के चेहरे पर छाई शर्मिंदगी ज्यादा वाज़ेह ना हो। मुराद ने खुद को संभाला मगर दिल में एक बात तय कर ली, ये शरारत यूं ही नहीं जाने दूंगा, बदला तो लेना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए दोबारा मीटिंग में तो मुतवज्जा हो गया मगर उसके जहन में पहले ही कई तरकीबें आना शुरू हो गई थी कि आज घर जाकर महापारा को कैसा सरप्राइज देना है। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। मीटिंग खत्म हो चुकी थी मगर मुराद के दिमाग में एक नया मंसूबा तैयार हो रहा था। वो ऑफिस की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ, मोबाइल निकाला और महापारा का नंबर मिलाया। फोन बजा मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुराद ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया। चलो, बेगम साहिबा को अंदाजा भी नहीं कि आज उनकी अपनी चाल ही उन्हीं पर उल्टने वाली है। उसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली, ऑफिस से बाहर निकला और सीधा घर का रुख किया। रास्ते में उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर महापारा शरारतों में माहिर थी तो वो भी कोई कम नहीं था। महापारा अपने कमरे में बैठी थी, फोन हाथ में था और चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ हाँ, मुराद का चेहरा देखने लायक होगा जब मीटिंग में सबके सामने उसका फोन बजा होगा, वो खुद से बोली और खुश होकर आईने में अपना आँख सेकने लगी। इतने में दरवाजा खुला और मुराद अंदर आया। महापारा ने जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात बदले और नॉर्मल बनकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप जल्दी आ गए, मीटिंग तो बहुत जरूरी थी ना, वो मासूमियत से बोली। मुराद ने कोट उतारा, आराम से सोफे पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बस सोचा कि बीवी की मोहब्बत भरी शरारत का जवाब देने आ जाऊं। महापारा का दिल एक लम्हे के लिए धड़का मगर वो खुद पर काबू रखते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुराद ने गहरी नजर से उसे देखा, फिर मोबाइल निकाला और उसमें कुछ किया टेबल पर रख दिया। अचानक पूरे कमरे में ऊंची आवाज में एक औरत की घबराई हुई आवाज गूंजी, आप SHO दिलावर खान बोल रहे हैं? दरअसल हमारे घर पर कुछ डाकू घुस आए हैं। महापारा के चेहरे का रंग उड़ गए। उसने फौरन मोबाइल उठाया मगर मुराद ने जल्दी से ले लिया। ये क्या था? वो हैरत से बोली। मुराद ने मजे से मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए, अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा रिकॉर्डिंग वाला अलार्म टोन लगा दिया था। अच्छा लगा? महापारा ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। ये तो धोखा था। मुराद ने हंसी दबाने की नाकाम कोशिश की। तुम्हारी धूम मचाने के बाद कुछ तो बदला लेना बनता था। महापारा ने मसनूई गुस्से से तकिया उठाया और मुराद की तरफ उछाल दिया मगर वो पहले से ही तैयार था, फौरन बच गया। ये जंग खत्म नहीं हुई अभी मुराद, महापारा ने उंगली उठाकर धमकी दी। मुराद ने मजे से तकिया पकड़ा और आराम से सर के पीछे रखकर लेट गया। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बेगम, देखते हैं आखिरी चाल किसकी कामयाब होती है। महापारा ने दांत पीसे मगर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। ये खेल अब मजीद दिलचस्प होने वाला था। यूनिवर्सिटी खत्म होते ही जिहान सीधा सुल्तान हवेली की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी की बोनेट पर हाथ मारकर उसने खुद को शाबाशी दी। बस जिहान मियाँ, आज का मिशन कामयाब हो गया तो हन्नान भाई के सीने पर मूंग दलने में कामयाब हो जाऊंगा। सुल्तान हवेली के गेट पर पहुंचकर खदाम ने दरवाजा खोला और वो अपनी मखसूस बेनियाजी के साथ अंदर दाखिल हुआ। हवेली की पुरशिकवा दीवारों और वसी सहन पर नजर दौड़ाते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। हॉल में पहुंचा तो देखा कि अब्बा हुजूर अपनी मखसूस कुर्सी पर विराजमान थे, गहरी सोच में गुम, जैसे किसी बड़े मसले पर गौर कर रहे हों। जिहान फौरन मुअद्दब अंदाज में आगे बढ़ा और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम पुत्र, खैर है? आज कैसे आना हुआ? जिहान बड़ी मासूमियत से करीब बैठ गया। बस आपकी याद आई, सोचा अब मिल लूं। अब्बा हुजूर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जैसे समझ रहे हो कि मामला कुछ और है। अच्छा, वैसे खैरियत तो है? जिहान ने दिल ही दिल में खुद को दाद दी। वाह मियाँ, अदाकारी तो जबरदस्त हो रही है। फिर खंकार कर बोला, अब्बा हुजूर मैं दरअसल एक छोटी सी बात पर मशवरा लेना आया हूँ। अब्बा हुजूर ने दिलचस्पी से उसे देखा। कहो क्या बात है? जिहान ने फौरन मौका देखकर मुद्दा छेड़ दिया। आप जानते हैं कि मेरा और माहिन का निकाह हो चुका है और हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो सोचा माहिन को भी मैं ही ले और छोड़ दिया करूं, लेकिन हन्नान भाई ने सख्ती से मना कर दिया है कि मैं माहिन के साथ ना जाऊं। अब्बा हुजूर ने संजीदगी से कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं हन्नान को समझाऊं? जिहान ने फौरन इस बात में सर हिलाया। जी अब्बा हुजूर, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो वो नहीं डाल सकेंगे। इतने में हन्नान अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर जिहान पर पड़ी, उसकी तेवरी चढ़ गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब्बा हुजूर ने इत्मीनान से कहा, ये अपने हक की बात करने आया है। हन्नान ने सख्त लहजे में कहा, कौन सा हक? जिहान ने मासूमियत से कहा, जो एक शौहर का होता है। हन्नान ने गुस्से से आगे बढ़ा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें माहिन के साथ आने जाने की कोई जरूरत नहीं।
अब्बा हुजूर ने एक गहरी नजर हन्नान पर डाली और मजबूत लहजे में कहा, हन्नान, निकाह के बाद रिश्ते बदल जाते हैं और अब जिहान को रोकना बेमायने है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फैसले पर नजरसानी करो। हन्नान के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया थे, लेकिन वो खामोश रहा। जिहान ने मौके से फायदा उठाते हुए फौरन कहा, अब्बा हुजूर, आपका शुक्रिया, मैं आपकी बात की लाज रखूंगा। अब्बा हुजूर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, रखनी भी चाहिए, वरना हन्नान से मार भी पड़ सकती है। हन्नान ने दांत पीसते हुए जिहान को घूरा, जो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त किए बैठा था। हन्नान को चुप देखकर जिहान फातिहाना अंदाज में खड़ा हो गया। तो बस कल से माहिन मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाएगी। हन्नान ने गुस्से में मुट्ठियां बींच ली, मगर अब्बा हुजूर के सामने कुछ कहने की हिम्मत न हुई। हन्नान ने दांत पीस कर कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। जिहान ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ साले साहब। और फिर सुल्तान हवेली के दरवाजे से निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और बड़ी शान से वहां से रवाना हो गया। मिशन कामयाब। जिहान काराबे ने बाजी मार ली। जैनब अपने बिस्तर पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर सोचों का एक हजूम था और उंगलियां गैर इरादी तौर पर कंबल के किनारे से खेल रही थी। कल रात की मुलाकात, जैन का सख्त रवैया और फिर वो कार्ड जो उसकी जेब से गिरा था, ये सब कुछ उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। अचानक जैसे ही उसके जहन में वो कार्ड आया, उसकी आंखें चमक उठी। ओह! वो जल्दी से बिस्तर से उठी, मेज पर रखे अपने बैग की तरफ बढ़ी और तेजी से जिप खोलकर अंदर हाथ मारा। कहाँ गया? कहाँ रखा था मैंने? वो जल्दी जल्दी चीज निकालने लगी। चंद लम्हों बाद आखिरकार उसकी उंगलियों ने वो सख्त कार्ड महसूस किया। ये रहा। उसने पुरजोश होकर कार्ड निकाला और उस पर नजर दौड़ाई। सफेद कार्ड पर सुनहरी उभरी हुई लाइनों में जैन शम्स खान लिखा था और नीचे एक पाकिस्तानी नंबर। चलो देखते हैं तुम कितने मुश्किल हो। वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई और अपने फोन पर नंबर डायल कर दिया। उसने आज तक किसी लड़के से ठीक से बात तक ना करना गवारा समझा था, मगर जैन की शख्सियत में उसे कोई कशिश खींच चुकी थी। कशिश? हाँ, कशिश नहीं तो फिर मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत तो हो चुकी शुरुआत। किसकी? बर्बादी की। बर्बादी की? हाँ, बर्बादी की। बीप बीप बीप। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उफ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? जैनब ने नाक चढ़ाते हुए दोबारा कॉल कर दी। जैन अभी अभी नहा कर निकला था। उसके नमबाल उसके माथे पर आ रहे थे और उसने लापरवाही से एक सफ़ेद बात गाउन लपेटा हुआ था, जिसकी गहरी वीनेक से उसकी चौड़ी छाती झलक रही थी। उसका जिस्म मेहनती वर्जिश का आदी था, जिसकी वजह से उसके मसल्स नुमाया और मजबूत थे। उसकी बाजू की रगें चमक रही थी और कंधे चौड़े होने के बाद उसकी शख्सियत मज़ीद दिलकश लग रही थी। वो तौलिए से अपने बाल खुश कर रहा था जब अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। कौन हो सकता है इस वक्त? वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और फ़ोन की तरफ बढ़ा। फ़ोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। कुछ लम्हे के लिए वो उलझन में रहा, फिर किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। हेलो? उसकी आवाज़ भारी और संजीदा थी, मगर दूसरी तरफ खामोशी। हेलो? जैन ने फिर कहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। कौन है? उसने तीसरी बार कहा, मगर दूसरी तरफ अब भी सकूत था। जैन ने कुछ लम्हे इंतजार किया, फिर नागवारी से कॉल काट दी। फजूल हरकतें। वो बेजारी से बड़बड़ाया और फोन मेज पर पटक दिया। फिर जीन्स और एक सियाह शर्ट निकाली और कपड़े पहनने लगा। उसने आस्तीन चढ़ाते हुए आईने में खुद को देखा। उसके सियाह घने बाल अभी भी थोड़े गीले थे, मगर वह हमेशा की तरह पुरकशिश लग रहा था। उसकी सियाह आंखों में एक मखसूस शक्ति थी जो अक्सर लोगों को उससे फासले रखने पर मजबूर कर देती थी, मगर जो लोग उसके करीब थे वो जानते थे कि उसके सर्द रवैये के पीछे एक गहरी शख्सियत छुपी थी। शख्सियत नहीं, माजी। मोहब्बत का माजी। इख्तिताम मोहब्बत। एक दर्दनाक चीख। कपड़े पहनकर वो बाहर आया और हैरी को बुलाया। हैरी? उसकी भारी आवाज़ शम्स पैलेस के राजदार दीवारों में गूंजी। चंद ही लम्हों में हैरी कमरे में दाखिल हुआ। यस सर। जैन ने अपना फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर वही नंबर देखा और फ़ोन हैरी की तरफ बढ़ाया। ये नंबर मालूम करो किसका है और कहाँ से कॉल आई है। हैरी ने इस्पात में सर हिलाया। ओके सर, मैं अभी मालूम करता हूँ। जैन ने एक लंबी सांस ली और बाहर की तरफ बढ़ गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो, और उसे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सुल्तान हवेली से फातिहाना अंदाज में निकलने के बाद जिहान सीधा काराबे मेंशन पहुंचा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मुलाजिम हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जैसे किसी जंग में फतेह हासिल करके आया हो। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और खुशी से, ओए होए, मैं तो कामयाब हो गया।
कहकर भंगड़ा डालने लगा। कभी हाथ ऊपर करके नाचता, कभी पैर जमीन पर मारता, फिर खुद ही रुककर अपनी चालाकी को दाद दी। वाह जिहान पुत्र, तू तो असल में दिमाग का भी बादशाह निकला। कुछ देर नाचने के बाद वो लंबे सांस लेकर बेड पर बैठ गया, खुद को रिलैक्स किया और फौरन माहिन को फ़ोन मिलाया। माहिन उस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही फ़ोन बजा, उसने स्क्रीन पर जिहान का नाम देखकर चौंक कर कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, खैरियत? जिहान ने मुस्कुराते हुए कहा। खैरियत? अरे मैडम, मैं तो आज जंग जीत कर आया हूँ। माहिन हैरानी से बोली। कौन सी जंग? जिहान ने गला साफ करके संजीदा लहजे में कहा। वो जो तुम्हारे भाई के गुरूर के किले में जाकर मैंने फतह हासिल की है ना, पूरी तफसील सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। माहिन ने दिलचस्पी से कहा। अच्छा जल्दी बताओ। जिहान ने तफसील से पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अब्बा हुजूर को अपनी बात में उलझाया, कैसे हन्नान के सामने पूरे एतमाद से अपना केस लड़ा और आखिर में किस तरह जीत अपने नाम कर ली। माहिन हैरत से बोली। तुमने वाकई अब्बा हुजूर को कल कर लिया? जिहान ने फखरे अंदाज में कहा। बिल्कुल, और अब तुम कल से मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाओगी, कोई रोक टोक नहीं। माहिन ने हंसते हुए कहा। कमाल है, मतलब तुम वाकई अपनी जिद के पक्के हो। जिहान ने शायद से बोला। बस अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं सबसे ज़हीन इंसान हूँ। माहिन ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी जहानत के तो सब कायल हो गए हैं। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और लाड से बोली। वैसे तुमने मेरे शोहर कम और अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि जिहान फट से बोला। प्लीज़ भाई मत कह देना, निकाह खराब हो जाएगा और मेरा तो फिर दोबारा निकाह भी नहीं पढ़वाना किसी ने। माहिन हंस पड़ी। कम से कम तुम्हारे निकाह की फिक्र तो तुम्हें बहुत है। जिहान मसनूई संजीदगी से बोला। अरे फिक्र क्यों ना हो, आखिर निकाह छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, एक बार हुआ तो उसे बचा कर रखना है। माहिन ने मजे लेते हुए कहा। हाँ हाँ, और बचाने के लिए तुम हर हाथ पार कर सकते हो, है ना? जिहान ने शौकी से जवाब दिया। बिल्कुल, हत्ता कि तुम्हारे भाई को भी मनाने के मिशन पर जा सकता हूँ। देखो तो सही कैसे जीत कर आया हूँ। माहिन हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, आज तो तुम सच में चालाक लोमड़ी बने हो। जिहान ने कहका लगाया। लोमड़ी नहीं, शाहीन कहो, जो ऊंचाई से भी शिकार कर सकता है। माहिन ने सर झटकते हुए कहा। अच्छा, अब ज्यादा खुश मत हो, कल सुबह वक्त पर आ जाना। जिहान मुस्कुराते हुए बोला। डोंट वरी बेगम साहिबा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा और कल से हमारी यूनिवर्सिटी की एंट्री एक साथ होगी। माहिन ने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया और जिहान ने इत्मीनान से बेड पर लेटकर खुद को कामयाबी की मजीद दाद दी। वाह जिहान, आज तो तुमने सबको चकरा दिया। ये एक वसी और शाहाना स्टडी रूम था, जिसकी दीवारें गहरी महागनी लकड़ी से बनी हुई थी और छत पर एक शानदार फानुस जगमगा रहा था। नरम रोशनी में कमरे का हर कोना क्लास और दबदबे की झलक दे रहा था। एक जानिब ऊंची किताबों की अलमारियां थीं, जिनमें नायाब और कीमती किताबें सलीके से सजी हुई थीं। कुछ किताबों की जिल्दों पर सोने के हरूफ में नाम लिखे हुए थे, जो उनकी अहमियत और कीमत का पता दे रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शाहाना लकड़ी का डेस्क रखा था, जिस पर चमड़े की फाइलें, एक कीमती फाउंटेन पेन और एक जदीद टेबल लैंप मौजूद था। डेस्क के साथ एक गहरे काले रंग की चमड़े की कुर्सी थी, जो खास तौर पर आरामदेह और दबदबे वाली लग रही थी। एक तरफ दीवार पर कदीम मसव्वरी के नायाब फन पारे आवेजा थे और दूसरी तरफ एक बड़े शीशे की खिड़की थी, जहाँ से शहर की रोशनियां नजर आ रही थी। खिड़की के करीब ही एक नफीस बार रखा था, जहाँ नायाब ब्रांड्स की बोतलें तरतीब से सजी हुई थी। पूरे कमरे में एक मखसूस मर्दाना खुशबू बसी हुई थी, जो ऊद और चमड़े की मिली जुली महक से भरी थी। जैन अपनी कुर्सी पर बैठा उंगलियों के आपस में जोड़े गहरे सोच में था। उसकी नजरें सामने पड़ी फोन पर थी, जिसकी स्क्रीन पर वही अनजान नंबर जगमगा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर वह कौन है जो बार बार उसे कॉल कर रहा है और फिर बोलता भी नहीं। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, जैन ने नजरें हटाए बगैर कहा। हैरी अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा नोटपैड था। सर, मैंने मालूम कर लिया। जैन ने एक नज़र हैरी पर डाली और सीधा होकर बैठ गया। ये नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर है, जैनब नाम है उसका। हैरी ने मालूमात फराहम की। जैन ने आंखें तंग कर ली, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। जैनब, उसने आहिस्ता से दोहराया। फिर अचानक उसे वो रेस्टोरेंट में मिली लड़की याद आई, वही जो शादी में भी मिली थी, जो बिला वजह उससे बातें कर रही थी और जिसका रवैया हद से ज़्यादा दोस्ताना था। तो ये वही है। जैन ने कुर्सी पर कोहनी टिकाते हुए उंगली से अपनी कनपट्टी दबाई। जैन के माथे पर शिकने उभर आई। उसकी फाइल से पता चला है कि उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं, एक आम सी लड़की है। मगर क्या?
जेन ने सख्त लहजे में पूछा। ये लड़की पिछले कुछ दिनों में कई बार आपके बारे में मालूमात ले चुकी है, हैरी ने मायने के अंदाज में कहा। जेन ने उंगलियां टेबल पर हल्की हल्की थाप देने लगी। उसकी नसें सर्द हो गईं। ये बात अजीब नहीं लगती? वह आहिस्ता मगर तेज लहजे में बोला। एक आम सी लड़की जिसका मुझसे कोई खास ताल्लुक नहीं, वो अचानक मेरी जिंदगी में आती है, शादी में, फिर रेस्टोरेंट में और अब फोन पर। हैरी खामोश खड़ा रहा, जैसे जेन की शक को दुरुस्त मान रहा हो। जेन ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर रोशनियों की चमक दमक थी, मगर उसके अंदर शक और उलझनें गहरी हो रही थी। हैरी, इस लड़की पर नजर रखो। मुझे मालूम करना है कि ये सिर्फ एक आम इत्तेफाक है या किसी के इशारे पर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। जी सर, मैं फौरन इस पर नजर रखूंगा। हैरी ने इस बात में सर हिलाया। जेन ने एक आखिरी नजर फोन पर डाली और उसे मेज पर रख दिया। देखते हैं जैनब, तुम खेल कर रही हो या खुद किसी खेल का शिकार हो रही हो। जेन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा और एक महंगी खुशबू खुद पर छिड़कते हुए अपनी चमड़े की जैकेट उठाई और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। खेल? इत्तेफाक? नहीं। मोहब्बत? नहीं। तो फिर बर्बादी? और मोहब्बत में मिली बर्बादी कहीं का नहीं छोड़ती। अल्लाह रहम करेगा, बेशक, मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। रात के सियाह पर्दे ने आसमान को अपनी आगोश में ले रखा था। पूरा सुल्तान हवेली गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। कहीं दूर से झिंगुरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे रात की तन्हाई में कोई राज सरगोशियां कर रहा हो। चांदनी हवेली के बाग में रखी रोशियों पर अपना नरम लम्स छोड़ रही थी और उसकी चमक खिड़की से अंदर आकर मरियम के कमरे में हल्की रोशनी बिखेर रही थी। बारान आहिस्ता से मरियम के कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ, इतनी महारत से जैसे उसकी ये रोज का मामूल हो। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद वही जो हमेशा मरियम के इर्द गिर्द बसी रहती थी, चंबेली की हल्की सी चॉकलेट की महक। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, साइड टेबल पर रखी नीली डायरी को देखा और धीरे से वापस रख दिया। ये डायरी, जिसे वो मरियम की माजी की चाबी समझ रहा था, उसमें सिर्फ कुछ तस्वीरें थी और उनमें भी सबसे हैरानकुन चीज अनुशे शम्स खान की तस्वीर थी, एक चेहरा जो मरियम का अक्स मालूम होता था। बारान की सब्ज आंखों में एक लम्हे के लिए तजस्सुस चमका, मगर वो जानता था कि हर सवाल का जवाब वक्त के पास होता है। वो मजीद कुछ पल डायरी को देखता रहा, फिर अपनी जेब से एक स्याह कलम निकाला और डायरी के आखिरी सफ़े पर बस एक जुमला लिख दिया, ये राज मैं जल्द ही जान जाऊंगा मधुमक्खी। फिर वो मरियम के करीब आया, बेड के किनारे बैठा और हस्बे आदत उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। नरम रेशमी सियाह बाल उसकी उंगलियों के लम्स से हल्के हल्के सरक रहे थे, जैसे मरियम के ख्वाबों में कोई पुरसकून सांस बज उठा हो। मरियम ने नींद में एक हल्की सी सांस ली, जैसे उसके लम्स को पहचान रही हो, जैसे वो उसके बगैर रात मुकम्मल नहीं कर पाती। उसके चेहरे पर जो थकन थी वो लम्हा बलम्हा खत्म होने लगी। बारान को हमेशा यही सुकून महसूस होता था जब वो उसे यूं देखता था, जब वो उसके पास होता था। बारान ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे हर नक्श को अपनी नजरों में महफूज कर रहा हो। वही नरम रख्सार, वही नाजुक नाक, वही खामोश लब और वही आंखें जो बंद होते हुए भी उसकी रूह में झांकने की ताकत रखती थी। उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरनी शुरू की, बहुत नरमी से, जैसे वो किसी ख्वाब को छू रहा हो, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहता हो। फिर वो झुका और बहुत आहिस्ता से उसके बंद आंखों पर अपने लब रख दिया। एक पल के लिए वक्त थम गया, जैसे रात की खामोशी ने खुद को उस लम्हे के लिए रोक लिया हो। बारान काफी देर तक वहीं बैठा रहा, उसे देखता रहा, उसकी सांसों की रवानी को महसूस करता रहा। जैसे ही उसे लगा कि मरियम मुकम्मल नींद में जा चुकी है, वो नरमी से उठा, आखिरी बार उसके चेहरे को देखा और धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। चांद आसमान पर अब भी जगमगा रहा था, मगर उसकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। मशरिक की तरफ हल्की हल्की सफ़ेद नमूदार होने लगी थी, जैसे रात ने दिन के लिए जगह छोड़ने का फैसला कर लिया हो। हवा में हल्की सी खनकी भूल रही थी, जैसे रात के राज अपने परों में समेटकर रोशनी की आमद का इस्तकबाल कर रही हो। बारान खामोशी से चलता हुआ अपनी दुनिया में गुम था, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो किसी गहरे राज के करीब पहुंचने वाली शख्स के चेहरे पर आती है। सुबह हल्की नरम रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, सड़कों पर शोर वाज़े था और परिंदों की चहचहाहट उस शोर में कहीं दब रही थी। ठंडी हवा के हल्के झोंके फिजा को खुशगवार बना रहे थे।
हीर ने अपनी चादर को दुरुस्त किया और मुस्तफ़ा का हाथ थाम कर बाहर निकली। मुस्तफ़ा की जिद थी कि वो बाहर जाकर कुछ देर चहलकदमी करे, और चूंकि फरहान पहले ही दफ्तर जा चुका था, हीर ने सोचा कि मुख्तसर सा चक्कर लगाने में कोई हर्ज नहीं। मुस्तफ़ा खुशी से उछलता हुआ चल रहा था जब अचानक एक काला डाला करीब आकर रुका। हीर के कदम वहीं जम गए। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे शख्स को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वलीद रंधावा, वही सख्त चेहरा, वही तेज नजरें और वही रौबदार अंदाज। हीर ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वलीद के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुस्तफ़ा ने खौफजदा होकर उसकी चादर को मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा हीर, तुम किसी भी एरे गेरे से निकाह करके अपने भाई को लेकर छुप जाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वलीद की आवाज़ शहर में बुझी हुई थी। हीर ने अपने लब सख्ती से भींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि वलीद आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। ठीक उसी लम्हे करीब ही ज़ैनब एक किताबों की दुकान पर कुछ ज़रूरी सामान खरीद रही थी। उसने हल्की नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई तो उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। जब गौर किया तो हैरान रह गई। ये तो हीर है। ज़ैनब ने जल्दी से दुकानदार को कहा, बस 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ, और तेजी से उस तरफ बढ़ी जहाँ हीर को वलीद के आदमी ने घेर रखा था। ज़ैनब को देखकर हीर की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, ज़ैनब ने अपने मखसूस अंदाज में वलीद के आदमियों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग किसी शरीफ औरत को यूं रास्ते में रोकने वाले होते कौन हो? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? वलीद ने जिच होकर ज़ैनब की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किसके खिलाफ बोल रही हो लड़की? ज़ैनब ने तंजिया हंसते हुए कहा, जा बेजा, आया बड़ा धमकाने वाला। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी और कहा, वरना इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि एक हजूम इकट्ठा हो जाएगा। वलीद रंधावा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो जानता था कि अगर ज़्यादा देर रुका तो वाकई हजूम इकट्ठा हो सकता है। उसने आदमियों को इशारा किया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते हुए हीर और ज़ैनब को घूर कर धमकी देना नहीं भूला। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ लड़की, तुम पछताओगी। वलीद के जाते ही हीर के आसाब कुछ ढीले पड़े। ज़ैनब ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक हो तुम? हीर ने भराई हुई आवाज़ में सर हिलाया और ज़ैनब को गले लगा लिया। ज़ैनब, तुम आज ना होती तो। छोड़े ये सब और तुम घर चलो। मैंने देखा था तुम बहुत डरी हुई थी। ज़ैनब ने उसका हाथ थपथपाया। हीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम हमारे घर आओ, कुछ देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मगर ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं यार, देर हो रही है, यूनिवर्सिटी में आज टेस्ट है, अगर ना पहुंची तो मसला हो जाएगा। हीर ने बेबसी से सर हिलाया और उसे जाते हुए देखने लगी, मगर उसका दिल बेचैन था। वलीद रंधावा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, और यह बात हीर शिद्दत से महसूस कर रही थी। बारान के ऑफिस में संजीदगी छाई हुई थी। बड़ी शीशे की दीवार के उस पार शहर की इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन ऑफिस के अंदर एक अलग ही कश्मकश जा रही थी। मरियम खामोशी से बारान के ऑफिस में दाखिल हुई। वो उसे मसरूफ देख सकती थी, मगर उसे उस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो सीधा उसके डेस्क के सामने जाकर रुकी, नजरें बारान के चेहरे पर गाड़ दी। बारान ने फाइल पर से नजरें हटाई और उस देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मधुमक्खी इस वक्त यहाँ? मरियम ने कुर्सी खींच की और बगैर कुछ कहे बैठ गई। उसकी आंखों में एक असम था। वो आदमी कहाँ है जिन्होंने मुझ पर हमला किया था? बारान की मुस्कुराहट मध्यम बढ़ गई। वो जानता था कि ये सवाल आएगा, मगर वो अभी मरियम को इस अंधेरे में नहीं ले जाना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और नजरें दूसरी तरफ कर ली। मरियम, इस वक्त ये सवाल? बात मत बदलो बारान, मरियम ने सख्ती से कहा। उसके लहजे में जिद थी। मुझे सच जानना है, मुझे उन लोगों तक ले चलो। बारान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर एक तवील सांस लेते हुए अपनी मेज से गाड़ी की चाबी उठाई। वो जान चुका था कि मरियम ये मामला अधूरा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मेरे साथ आओ। मरियम ने एक लम्हे को उसे देखा, जैसे तस्दीक कर रही हो कि वो संजीदा है। फिर उठी। बारान ने उसे दरवाज़ा खोला, उसे निकलने का इशारा किया और खुद भी उसके पीछे आ गया। चंद मिनट बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे। बारान खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि मरियम खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसके ख्यालात कहीं और थे। तुम चुप क्यों हो? मरियम ने बारान की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो तुम देखने जा रही हो वो तुम्हें बदल सकता है, बारान ने बगैर नजरें हटाए जवाब दिया। मरियम ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर नजरें फैली। मैं पहले ही बहुत कुछ देख चुकी हूँ बारान, अब कुछ भी नया नहीं लगेगा। बारान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो एक 2 मंजिला सुनसान इमारत के सामने रखे। जगह वीरान थी, जैसे यहाँ अरसे से कोई नहीं आया हो।
मगर बारान को मालूम था कि अंदर क्या था। वो गाड़ी से उतरा, मरियम की तरफ देखते हुए सर के इशारे से अंदर चलने को कहा। मरियम उसके साथ अंदर दाखिल हुई। इमारत के अंदर एक तंग राहदारी थी जिसके फर्श पर धूल जमी थी। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जिसे बारान ने धीरे से खोला। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। ये एक बेसमेंट था। मरियम बारान के पीछे नीचे उतरी। बेसमेंट की फिजा में घुटन थी। एक सर्द महक फैली हुई थी, जैसे यहाँ कहीं राज दफन हो। सामने एक लंबी गैलरी थी जिसमें 4 दरवाजे थे। बारान सीधा एक दरवाजे के पास गया और उसे खोला। अंदर एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक आदमी बेहोश की हालत में बंधा हुआ था। मरियम ने एक नज़र उस आदमी को देखा, फिर बारान की तरफ। ये तो एक है, बाकी 4 कहाँ हैं? बारान खामोश रहा। बारान, जवाब दो। मरियम का लहजा सख्त हो गया। बारान ने गहरी सांस ली। फिलहाल तुम्हें सिर्फ इसी से बात करनी है। मरियम की नजरें चमकी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहाँ कई तेजधार औजार रखे थे, तशद्दुद के औजार। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। वो आगे बढ़ी, एक औजार उठाया और उस आदमी के सामने जा खड़ी हो गई। बारान ने हैरानी से उसे देखा। मरियम, तुम क्या कर रही हो? मरियम ने एक नज़र बारान पर डाली, फिर पास खड़े एक शख्स को इशारा किया। इसे होश में लाओ। उस शख्स ने एक बाल्टी भरा ठंडा पानी उस आदमी पर उंडेल दिया। वह हड़बड़ाकर होश में आया, तेज सांसें लेने लगा। मरियम झुकी, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे बताओ, तुम्हें किसने कहा था मुझ पर हमला करने को? आदमी ने नजरें चुराई। मुझे कुछ नहीं मालूम। मरियम ने अपनी उंगलियों में मौजूद धात के चिमटे को मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता आदमी के हाथ के करीब ले गई। दोबारा सोच लो। आदमी की सांसें तेज हो गई। बारान पीछे खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मरियम इतनी भी सफाक हो सकती है। मरियम ने आहिस्ता से आदमी के नाखून पर चिमटा रखा और एक झटके से खींच दिया। आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। बारान की आंखों में हैरत थी, मगर वो कुछ नहीं बोला। अब भी नहीं बताओगे? मरियम ने सर्द लहजे में कहा। आदमी ने आंखों में दर्द था, मगर वो फिर भी खामोश रहा। मरियम ने दूसरा नाखून पकड़ा। चंद मिनट बाद वो आदमी तशद्दुद सहते सहते बेहोश हो चुका था, मगर मरियम की आंखों में गुस्सा अब भी चमक रहा था। वो खड़ी होकर उसे देख रही थी, जैसे अगली बार मजीद कुछ करने को तैयार हो। बारान आहिस्ता से उसके पीछे आया, गहरी नजरों से उस पर डाली और धीरे से बोला, तुम्हें ये टॉर्चर करना किसने सिखाया है? उसने बारान की आंखों में देखा और एक जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए वो बारान को साकित कर गई। मेरे माजी ने। माजी? हाँ, माजी। किसका माजी? मोहब्बत का माजी। क्या है माजी? लंबी दास्तान है। फिर कभी? नहीं, अभी। कुछ राज वक्त के मोहताज होते हैं। वक्त ना आया तो? वक्त जरूर आएगा। वक्त कभी नहीं रुकता और हकीकत कभी नहीं छुपती। है क्या माजी? बर्बादी की दास्तान, खौफ में लिपटी दुहाई, अधूरे ख्वाब, खौफनाक परछाई, एक दर्दनाक चीख। चीख? हाँ, चीख। किसकी? मोहब्बत की। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। जिहान हस्बे वादा सुल्तान हवेली पहुंचा। माहिर नाश्ता कर रही थी जब इशल उसके करीब आकर बोली, बाजी, जिहान आ गया है। माहिर ने जल्दी से जल्दी चाय का आखिरी घूंट लिया और इशल को ताकीद की, ममानी को बता देना मैं जा रही हूँ, और हाँ, भाई को मत बताना कि जिहान लेने आया है, वरना फालतू की लेक्चरबाजी शुरू हो जाएगी। ईशा ने शरारती अंदाज में कहा, बेचारे हन्नान भाई की इज्जत बचा रही हो। माहिन ने उसे घूर कर देखा और बाहर निकल आई। जिहान गाड़ी के साथ लगकर खड़ा था। जैसे ही माहिन करीब आई, उसने दरवाज़ा खोला और बोला, बैठे बेगम साहिबा, आज पहली बार ऑफिशियल मेरे साथ यूनिजा आ रही हैं। माहिन ने आंखें घुमाई और गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में जिहान ने लापरवाही से पूछा, तुम कभी यूनिवर्सिटी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गई हो, वो जो बंद है? माहिन ने हैरानी से कहा, नहीं, जाने का सोचा था, मगर एक तो नोगो एरिया है, ऊपर से आधी सीढ़ियों पर ही रोड लगाकर बंद किया हुआ है। मैंने सोचा ऊपर चढ़े तो कहीं वो रोड ही ना टूट जाए। जिहान हंसा, नहीं टूटता, मैं और मेरे दोस्त गए थे, बहुत मज़ा आया था। माहिन की आंखें चमक उठी, वाकई मुझे भी जाना है। जिहान ने फौरन हाथ उठा दिया, रुको रुको, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए थोड़ी बताई थी कि तुम भी जाने का प्लान बना लो। माहिन ने जिद पकड़ ली, कोई मसला नहीं, मैं और जरूर दोनों चलेंगे, अकेले नहीं जा रही। जिहान ने सर पकड़ लिया, यार नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। माहिन ने आंखें छोटी करके उसे घूरा, मुझे नहीं पता, बस जा रही हूँ मैं। काफ़ी बहस के बाद जिहान ने सर तस्लीम खम कर लिया, ठीक है, मगर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कुछ हुआ तो। माहिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम बहुत एहतियात से जाएंगे।
वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचे और अपने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ चले गए। 2 लेक्चर्स लेने के बाद प्लान के मुताबिक माहिन और ज़रनूर सीढ़ियों के करीब जा खड़ी हुई। कुछ देर बाद जिहान भी आ गया। तुम दोनों अभी भी यहीं खड़ी हो, भाग जाओ, पकड़ गए तो सबसे ज्यादा मैं पिटूंगा। जिहान ने सरगोशी की। तुम्हारे बगैर नहीं जा रहे, माहिन ने जवाब दिया। जिहान ने गहरा सांस लिया और सबसे पहले एहतियात से सीढ़ियों पर चलना शुरू किया। आधी सीढ़ियां पार करने के बाद उसने माहिन की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ आराम से। माहिन ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और जिहान की मदद से आधी सीढ़ियां पार कर ली। ज़रनूर ने रोड को छूते ही हाथ पीछे कर लिया। यह बहुत खतरनाक लग रहा है, मैं नहीं जा रही। माहिन और जिहान ने उसे मनाने की कोशिश की मगर वो टस से मस न हुई। मेरी तरफ से तुम दोनों जाओ, मगर मैं नीचे ही ठीक हूँ। जब वो नहीं मानी तो वो दोनों ही आगे बढ़ गए। जैसे ही वो फ्लोर पर पहुंचे उनके सामने हर तरफ पुराना कबाड़ पड़ा था, जैसे ये जगह सदियों से किसी ने इस्तेमाल न की हो। ये तो वाकई खजाने की तरह बंद जगह लग रही है। माहिन ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। जिहान ने शौकी से कहा, बस अब अगर यहाँ कोई भूत आ गया तो भागने का रास्ता भी नहीं। माहिन ने तंजिया मुस्कुराहट दी। तुम्हें भूतों से डर लगता है? जिहान ने कंधे उचकाए। नहीं, भूतों को मुझसे डर लगता है। माहिन ने आंखें घुमाई और गर्द गुबार को हाथ से साफ करते हुए बोली, बस अब तुम ज्यादा बातें मत करो, मुझे ये जगह एक्सप्लोर करने दो। जिहान ने एक पुराना दरवाजा खोला जिसके पीछे मजीद टूटे हुए लकड़ी के फर्नीचर और कुछ बेकार फाइलें पड़ी थी। अचानक जिहान ने मज़ाही अंदाज में कहा, वैसे अगर तुम्हें भूतों से बचना है तो मेरे साथ ही रहना, नहीं तो। माहिन ने फौरन गुस्से में कहा, अगर अब तुमने कोई भी बकवास की तो मैं चाकू से तुम्हारी गला काट दूंगी। जिहान ने मज़ाही अंदाज में कहा, कभी सब्जी काटी है, चाकू से गला काट दोगी? उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि माहिन ने फौरन जेब से एक निहायत नफीस चाकू निकाला और जिहान की तरफ फेंका। चाकू जिहान के गर्दन के पास से गुजरता हुआ सीधा पीछे दीवार पर एक छिपकली को जा लगा। जिहान का सांस गले में ही अटक गया। उसने हंसना चाहा मगर उससे हंसा न गया। माहिन, तुमने वाकई चाकू फेंका था? माहिन ने कंधे उचकाए। हाँ, और तुम खुश नसीब हो कि मेरा निशाना अच्छा है। जिहान ने पीछे मुड़कर छिपकली की लाश को देखा और फिर माहिन को देखकर सर हिलाया। यकीनन मैं अब तुमसे जुबान लड़ाने की हिमाकत कभी नहीं करूँगा। माहिन ने कहका लगाया। अच्छा लड़के, अब चलो, बहुत एडवेंचर हो गया। जिहान ने सर झटका। हाँ, तुम्हारे साथ एडवेंचर नहीं, मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा लगता है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि नीचे से किसी की सख्त आवाज सुनाई दी। कौन है ऊपर? नीचे आओ फौरन। माहिन और जिहान ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ओह शिट, कोई आ गया, जिहान ने हल्की आवाज में कहा। माहिन घबरा कर बोली, अब क्या करें? अगर पकड़े गए तो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। जिहान ने जल्दी से इर्द गिर्द देखा, फिर सरगोशी में बोला, चलो खिड़की से बाहर निकलते हैं। क्या? माहिन ने आंखें फाड़ी। नीचे छोटा सा टेरिस है, वहां से नीचे जा सकते हैं। जिहान ने जल्दी से खिड़की की तरफ इशारा किया। माहिन ने कुराते हुए कहा, अल्लाह जी, ये जिहान के चक्कर में मैं किसी दिन मारी जाऊंगी। जिहान ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, पहले खिड़की से निकलो। वो दोनों किसी तरह एहतियात से नीचे उतरे और जल्दी से यूनिवर्सिटी के लॉन में जा पहुंचे। ज़रनूर पहले ही नीचे खड़ी परेशान हो रही थी। जैसे ही उन्हें देखा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे मार देना है। मैंने नीचे चौकीदार को देख लिया था, अब वो जरूर अंदर आएगा। जिहान ने मजे से गर्दन अकड़ाई। तो हम तो पहले ही नीचे आ गए, अब चौकीदार ऊपर ढूंढता रहे। माहिन ने सर पकड़ लिया। ये मेरा शोहर है, अल्लाह खैर करे। वो तीनों अब मजे से हंसते हुए कैफे की तरफ चल दिए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है। किसने देखा? किसने ने भी नहीं। तो यानी कुछ नहीं हुआ ना? जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।